Hello everyone. Today I am going to discuss with you how to write a biographical sketch, that is biography. आपको पता होगा कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दो तरह की बुक्स होती हैं। बायोग्राफीज़ वो होती हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में उसका जीवन चरित्र लिखते हैं। जैसे मान लीजिए रामायण, वो राम का बायोग्राफी है क्योंकि उसको किसी और ने लिखा। लेकिन अगर हम खुद अपनी ही कहानी, अपने जीवन की कहानी खुद ही लिखेंगे तो वो कहलाती ऑटोबायोग्राफी। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको अपने जीवन को एक बार फिर से शुरू से जहाँ से भी याद आ जाए देखना चाहिए और देख करके अपने जीवन की कहानी को कम से कम लिखने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई एंड राइट ऑटोबायोग्राफी और अदर बायोग्राफी ऑफ समबडी, अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की, या आपका जो इंस्पिरेशन है उसकी बायोग्राफी आप लिखने की कोशिश करें। इससे बहुत सारे पक्ष जो हमारी अपनी ही पर्सनालिटी के होते हैं वो खुल करके सामने आते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट अ बायोग्राफी। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बारे में उसके जीवन की कहानी अपने समझ से, अपनी जो आपको जानकारी है उसके माध्यम से लिखने की इच्छुक है। तो ये काम कैसे करना चाहिए, इस बारे में जो छोटे छोटे बातें हैं उसको आज हम डिस्कस करते हैं। किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्या सबसे पहला काम किया जाए? सबसे पहला काम करना है गेट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। आपको जिस बारे में भी बायोग्राफी लिखनी है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस की जानकारी आपको लेनी होगी, वो इकट्ठी करना सबसे पहला काम है। आपको ये समझना होगा कि जानकारियाँ आपके पास बहुत समय तक आप इकट्ठी करेंगे, उसके बाद आप बैठ पाएंगे इन किताब को लिखने के लिए। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली राइट अ बायोग्राफिकल स्केच अबाउट अ पर्सन, you need to obtain basic information about that individual. Such information as person's full name, date, place of birth, family background, and some examples of basic information that can be used in a biographical sketch. तो बायोग्राफी आपको जिसके बारे में भी लिखनी है, आपको उसके बारे में, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उनका फुल नेम क्या था, उनका निक नेम क्या था, और तारीख क्या थी जब उनका बर्थ हुआ या उनकी मैरिज हुई। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक्स हैं, जो बायोग्राफिकल फैक्ट्स कहलाते हैं, इनके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, लिस्ट अचीवमेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस। सेकंड, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में लिखना चाहते हैं आपको ये लिस्ट आउट करना है कि उसने अपने जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं या उनका क्या प्रभाव रहा है लोगों के ऊपर। When writing a biographical sketch about the individual, you should mention her personal achievements and how accomplished certain feats. Feats होता है कि certain important works affected his or her life, या important कुछ ऐसा turning point होता है लाइफ में। तो ये turning points कौन कौन से थे इसकी भी जानकारी आपको पता करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। Likewise, you can also incorporate any personal influences into the biographical sketch. Personally, अगर आपका कुछ ऐसा एनकाउंटर हुआ है, आपको पता है, या आपके सामने कोई घटना घटी है, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। There are many people who have a number of personal influences. बहुत सारे लोग जब बायोग्राफीज लिखने बैठते हैं तो वो क्योंकि पर्सनली जान रहे होते हैं उस व्यक्ति को, और कभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कभी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम उसके बारे में लिखें, क्योंकि उसका पक्ष जब सिद्ध होगा तब होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम जब जानते हुए भी हम समाज के सामने कैसे रख सकते हैं, तो दिस कैन बी अ बायोग्राफिकल कंटेंट। उसको वेरीफाई करना वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे आप उस चीज़ को बायोग्राफिकल स्केच के माध्यम से दे सकते हैं। तो बायोग्राफी लिखने का एक बड़ा सामाजिक उद्देश्य भी होता है कि आप सही चीज़ों को समाज के सामने सही समय पे और हमेशा के लिए रख पाएँ। देन नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इन जो जितनी भी सारी जानकारियाँ आपके पास है आप इसको अरेंज करिए। You have to arrange it very sequentially
so that it makes a very good impact on the reader and a continuous interest is maintained. तो जीवन क्योंकि एक बड़ा सिस्टमैटिक चलता है, एज जो है वो 0 से 100 तक की तरफ इंक्रीज़ करती है. Likewise, you have to rearrange and arrange the events, which to put first and which to put back. Once you have gathered all the information that is needed for the purpose of biographical sketch, it is important that you have a format in which you will present the information. When writing a biographical sketch, there is a number of ways that you can format all details. There are many sketches that are presented in the book format with the story of a person's life presented in a chronological order. This is one of the more popular ways to present a biographical sketch, as it allows the reader to trace the subject life from beginning to present day. अब आपने गूगल में जैसे देखा होगा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो वो शुरू से लेकर एंड तक एक बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट में उसकी लाइफ को आपके सामने रख देता है. लेकिन बायोग्राफिकल स्केचेस में ये तो हो गया जनरल इंफॉर्मेशन, बट द थिंग्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूबल व्हेन यू इंक्लूड द वेरी पर्सनल इन्फ्लुएंसेस इन दैट बायोग्राफिकल स्केच. यानी कि उनकी किसी भी जो भी व्यक्ति है उसकी किसी मुद्दे पे क्या सोच थी, वो सोच कब कब परिवर्तित हुई. हो सकता है 5 साल पहले जो व्यक्ति एक तरह से सोचता हो, बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा हो कि फिर वो 5 साल या 10 साल बाद एंटायरली न्यू पर्सन बन गया. वी ऑल नो दैट people start growing every day. लोग हमेशा ही नए होते रहते हैं. ईच सेकेंड इज़ अ न्यू डे. हम हर सेकेंड मरते भी जाते हैं और हम हर सेकेंड पैदा भी होते जाते हैं. अगर हम साइंटिफिक फैक्ट्स को माने तो 7 इयर्स के ड्यूरेशन में व्यक्ति की बॉडी के सारे सेल्स मर जाते हैं और रिन्यू हो जाते हैं. यानी कि अगर 0 उम्र से कोई बच्चा पैदा हुआ था जब, तो 7 इयर्स में उसका जो 0 से 7 का टेन्योर है उसमें उसके पैदाइश के समय के जितने सेल्स थे वो पूरे मैच्योर होकर मर जाते हैं. 7 इयर्स के बाद वो एक नया पर्सन होता है. देखने में वो फिज़िकली हमको लगता है कि हाँ ये अभी कंटिन्यू कर रहा है लाइफ, लेकिन एक लाइफ 7 इयर्स में ख़त्म हो गई. फिर दूसरा जो न्यू बॉर्न सेल्स थे वो 14 इयर्स में ख़त्म हो गया. फिर 14 के बाद फिर हम देखेंगे 7 या 7 से 14 से या 21 ईयर्स में फिर ख़त्म हो गया. 7 4 28 ईयर्स में फिर वो पूरे सेल्स जो हैं बदल जाते हैं. तो आप देखेंगे यही 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ भी हैं हमारे. अगर आप चीज़ों को बहुत इंटर रिलेट करके स्टडी करेंगे तो पीपल रेगुलरली चेंज. तो इस चेंज को इनकॉर्पोरेट कर पाएँ अगर बायोग्राफिकल स्केचेस में, दिस डिपेंड्स ऑन हाउ इंटेलिजेंटली could you put the things together that you are trying to put to convey the message which are moral, which are facts, which are true, and which are everlasting. They are persistent also. तो कुछ चीज़ें ऐसी हर लाइफ में, क्योंकि हर लाइफ ऑलमोस्ट टच्ड है एक दूसरे से, तो जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए कॉमन है वो लगभग सभी पे लागू होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. आइए अब आगे बढ़ते हैं. जो कि लास्ट सेक्शन है, वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम समाज में रहते हैं. हम यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें या केवल पढ़ी पढ़ाई बातों पे अपनी किसी भी बात को नहीं कह सकते. इसलिए हमारे पास वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. हम उन्हीं बातों को सोसाइटी के सामने रख सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, इन ब्लैक एंड वाइट छाप सकते हैं, जिसका हमारे पास प्रूफ हो. नहीं तो कल को होके वही व्यक्ति आपको कहेगा कि आपने ही मुझसे पूछे बिना मेरे से ओके किए बना कैसे छापा. या उसके परिवार वाले क्लेम करेंगे कि वाई डिड यू print such a thing, by whose assent. Before publishing or presenting a biographical sketch on an individual, it is very important that the information is confirmed as being accurate.
If you are writing a biographical sketch, the subject best is the best person to provide information, but him or herself. If you obtain information about the subject from other sources, make sure to verify it truly. अगर आप बायोग्राफिकल स्केच लिख रहे हैं तो सबसे अच्छा सोर्स है वो व्यक्ति खुद। आपके जो क्वेश्चन है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्यूरियोसिटी है, आप इंटरव्यू की तरह आप उनसे बैठिए, बात करिए, रिकॉर्ड कर लीजिए और उनकी सहमति से आप उनको जान पाएंगे और फिर आप उनको लिख पाएंगे। मान लीजिए कि वो व्यक्ति अब मौजूद नहीं है, तो आप उनके बारे में उनके परिवार, उनके नियर एंड डियर्स की सहमति और इन्फॉर्मेशन उन्हीं से लीजिए और फिर आप उसके बारे में वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन को ही पुट फोर्थ करिए, क्योंकि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था भी इस चीज़ को हमें इजाज़त नहीं देगी कि हम जिसके बारे में जो भी मनाएं वो कहें, सुने और छापें। सो बायोग्राफिकल स्केच लिखना एक अच्छा अटेम्प्ट होगा, एक कला है ये। दिस इज़ अ वेरी बिग एंड ट्रू आर्ट एंड आई थिंक एवरीवन शुड ट्राई एट लीस्ट। कुछ भी ना बने तो ऑटोबायोग्राफी लिखिए, आप अपने ही जीवन को पढ़ करके समझ पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कर पाए हैं और क्या बाकी रह गया। कोशिश करिए, दिस इज़ अ गुड थिंग। आवर सब्जेक्ट्स आर वेरी ट्रू इन देयर कंटेंट्स। कहने को तो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, बट जब हम उस चीज़ों को प्रैक्टिस में ले आते हैं तब फिर हमको जो हासिल होता है वो रियल जॉय होता है, रियल जॉय ऑफ लर्निंग। सो आई होप दीज थिंग्स विल मेक यू फेमिलियर with the real joy of books, learning, studies, and the reality of the curiosity behind a human mind to study. जो मानव व्यक्तित्व का पढ़ने की एक इच्छा है, लिखने की जो इच्छा है, उसके पीछे का सत्य आप जान पाएंगे if you start practicing a little bit of these types of arts which are taught to you through grammar, English grammar, the various other things being letter writing, story writing, notice writing. So these are very drafting. So presenting your mind in black and white on paper is an art which needs to be developed. So keep developing yourself. God bless you all. Keep learning. Bye bye for now.